हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। और एक अन्य यूट्यूब चैनल है अध्ययन सागर बाय डीके, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं उसको भी, क्योंकि जब इस पर जो है सो आपको क्लास 10th की जो है सो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एग्जाम से संबंधित कोई भी कंटेंट, कोई भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव थ्योरी या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपको छूट नहीं पाए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से में जो है सो मार्क्स जो है सो दिलाने में मेरा पूरा जो है सो सपोर्ट रहेगा। तो आप लोग का एक ही सपोर्ट दिखाना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है सो एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट, सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जो है सो सही समय पर उपलब्ध हो जाए और एक भी क्वेश्चन जो है सो आपको एग्जाम से छूट नहीं पाए। और क्योंकि एक भी नंबर जो है सो आपको लिए काफ़ी मायने रखता है, ये हम समझते हैं आपके स्टूडेंट की लाइफ को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका जो भी विचार हो, नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव। तो लेकिन हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा। तो और अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज हम 51 से करने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि चैप्टर हिस्ट्री से। तो जो है साइंस का हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो बिना टाइम के बात हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है इमेजिनी, ऑप्शन बी में है हिटलर, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क, ऑप्शन डी में है विलियम वन। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। क्या है? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था जो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाक से जो आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि आपका समय कम बर्बाद हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। यही मेरा उद्देश्य रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए। और आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिएगा और एक बार दो बार देख लीजिएगा। रिवीजन इज द बेस्ट होता है, मेरा यह 110% गारंटी है। नेक्स्ट है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, गौरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गौरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। क्या हुआ, कब हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 की वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो सभी देश के कुछ ना कुछ अपना प्रतीक होता है। तो हमारा क्या है? तो अशोक चक्र है। तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, फ्रांस होगा। किसका होगा? तो फ्रांस होगा। तो हमारे देश के झंडा में यानी कि नेशनल में जो फ्लैग के जो है तिरंगा में जो चक्र है बीच में, उसमें 24 डिग्री तिलियां हैं। कितनी है? 24 तिलियां हैं। कितने डिग्री पर है? तो 15 डिग्री पर रहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन शायद कट रहा है। नेक्स्ट है अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? इंग्लैंड की कौन सा कवि जो है सो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ऐसे कवि थे जो इंग्लैंड
के कवि थे और यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान के में ही शहीद हो गए थे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, लॉर्ड बायरन किस देश के कवि थे? तो इंग्लैंड का। और कहाँ शहीद हो गए थे? यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था। नेक्स्ट है, गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? गौरीबाल्डी का पेशा क्या था? वह पेशा से क्या करता था? मजदूरी करता था, किसान था, या नाविक था, या सिपाही था, या जमींदार था? ये देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी बिहार मॉडल यहाँ पर शो करता है, दिखाया गया है। 12 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, 2014 में फर्स्ट शिफ्ट में, और 2019 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट है कि गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, नाविक था। क्या था? तो नाविक था। गौरीबाल्डी एक पेशा से क्या था? तो नाविक था। नेक्स्ट है, चार्टिस्ट्स आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था, यानी कि पूरा हो गया था? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो है सो चार्टिस्ट आंदोलन संपन्न हो गया था। नेक्स्ट करते हैं कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, लियो टॉल्स्टॉय। तो वॉर एंड पीस क्वेश्चन नंबर 59 का, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस की रचना की थी। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्या? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध जो है सो जर्मनी का एकीकरण में पूरा हुआ था। किसके युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद जो है सो उसका जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद। किसके बीच? तो सेडान के युद्ध के बाद जो है इटली का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण, तो किस युद्ध के बाद जो है इटली का एकीकरण हुआ? तो सेडान के युद्ध। और किस संधि द्वारा जो जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ए, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम खत्म हो जाता है, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप वासियों को, जितने देश हैं सभी को जो है सो सर्दी जुकाम हो जाता है। कौन से कवि ने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, मेटरनिख ने। मेटरनिख ने बोले थे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सभी यूरोप वासियों को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, काउंट काबूर। काउंट काबूर ने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। सिर्फ इटली का समस्या था और काउंट काबूर ने पूरे यूरोप वासियों के लिए समस्या बना दिया था। देखिए एक महाद्वीप को ही समस्या बना दिया एक देश के चक्कर में। नेक्स्ट है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सो ए इज द करेक्ट है, सेडान में। तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। और क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि यह सेडान और यानी कि फ्रांस और प्रसा के युद्ध का हुआ सेडान में, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद पूछा जा सकता है कि 1870 में किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हो जाएगा। फिर पूछा जा सकता है कि सेडान में किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के। फिर पूछा जा सकता है 1870 में ये फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ हुआ था? तो सेडान में। 2-3-4 क्वेश्चन जो है एक ही से पूछा जा सकता है, इसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है, लेकिन चैप्टर वाइज ही रहता है। तो आप लोग चैप्टर वाइज हम लोग कराते हैं, मेरा प्रयास है चैप्टर वाइज से आपको कोई भी सब्जेक्ट हो चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाएगा। एग्जामिनर आप लोग को पता ही होगा कहाँ से पूछेगा, 10th का एग्जाम है तो 10th सिलेबस से ही पूछेगा, वो चैप्टर वाइज से ही पूछेगा। तो आपको चैप्टर से एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिक
थ्योरी या ऑब्जेक्टिव, कुछ छूटने वाला नहीं है। सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए और आप लोग सपोर्ट दिखाइए, जितना हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं कि एक भी नंबर आपको एग्जाम से छूट नहीं पाए, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप ना हो। तो अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को जोड़िए और अच्छी तरह से लगन और जोश के साथ पढ़ाई। देखिए अकेले करने का चीज़ नहीं, ग्रुप में कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हंसे एकदम मनोरंजन के साथ। टेंशन लेकर कभी नहीं पढ़ाई कीजिए और बोझ समझकर कभी नहीं पढ़ाई कीजिए। तो अपने आप में पढ़ाई एक इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई कीजिए एकदम ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से, आपको टेंशन मुक्त बना देंगे। तो आपको टेंशन नहीं होगा कि हम क्या से क्या पढ़ लिया अब तक, आप पता ही नहीं चला, और एग्जाम में खुशी खुशी आप लोग लिख के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 66 का जो राइट आंसर क्या होगा? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच जो है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम उस तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए तुर्की और रूस के बीच 1829 ईस्वी की कौन सी संधि हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि हो गई थी। इसी तरह पूछा जा सकता है कि 1829 ईस्वी की जो तुर्की और रूस की जो संधि हुआ था क्या हुआ था, किसके कैसे हुआ था? तो एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। क्या हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि मार्च 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हुआ था। तो फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या था, इसका नाम पूछ रहा है। तो मार्च 1940 में किसके किसके बीच जो है सो समझौता हुआ था? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा बन गया कि फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, एक हो गया। उसके बाद है फ्रांस तथा वियतनाम के बीच समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1946 में, दो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच जो है सो होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? दोनों के बीच, फ्रांस तथा वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कोई नहीं है जो फ्रांस और वियतनाम के समझौता से के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 68, क्वेश्चन नंबर 68 है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति हुआ था, उसके बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हुआ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में अपना शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 69, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? फांसीवादी नाजीवादी शासन। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। तो आई होप आज ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से। तो मेरा प्रयास है कि आपको चैप्टर से एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिक हो, थ्योरी हो या ऑब्जेक्टिव हो, कोई नहीं छूट पाएगा। तो वीडियो को हम बार बार कहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो अगर इस फ्री में जो है PDF और नोट्स चाहते हैं तो मेरा इस PDF की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और बिना हिचकिचाहट के एग्जाम से संबंधित या लाइफ से संबंधित किसी भी तरह का समस्या का सोल्यूशन या डिस्कशन आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं एक भाई बंधु के तौर पर। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में समाजवाद एवं साम्यवाद टॉपिक के साथ।